प्रिय स्टूडेंट, मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ। मैंने खबरी ऐप पर भी अपना एक चैनल बनाया है जिसका नाम है LFD हिंदी ट्यूटोरियल। इस चैनल पर आप आपकी परीक्षा से संबंधित सामग्री सुन सकते हैं। इस खबरी ऐप का लाभ यह है कि आप कम से कम डाटा का उपयोग कर अपने उपयोग की परीक्षा सामग्री सुनकर याद कर सकते हैं। खबरी ऐप पर मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप खबरी ऐप पर मेरे चैनल पर जाएं और LFD हिंदी ट्यूटोरियल को फॉलो करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल LFD हिंदी एंड जीके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 11 का हिंदी का पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 गलता लोहा। गलता लोहा जो कि एक कहानी है शेखर जोशी की। तो इसका पहला पार्ट मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ। पूरी कहानी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, अच्छे से समझाई भी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को इस कहानी के प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ के साथ में। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। इसका उत्तर है बच्चों, मास्टर त्रिलोक सिंह ने जब धनराम से तेरे का पहाड़ा सुनाने को कहा तो वह दिन भर रटने के बाद भी पहाड़ा नहीं सुना पाया। तब मास्टर साहब ने कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। इतना कहकर 5-6 दरातियां उसे धार लगाने को दे दी। जैसे ही धनराम बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसे हथौड़ा चलाना सिखा दिया और वह लोहार बन गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। इसका उत्तर है बच्चों, धनराम लोहार था और मोहन ब्राह्मण जाति का था। धनराम पढ़ने में कमजोर और मोहन पढ़ने में अच्छा था। धनराम ने यह सोच लिया था कि मोहन उच्च जाति का है, अतः उसे कोई ऊंचा कार्य करना है और मैं नीचे कुल का होने के कारण अपना पैतृक व्यवसाय करूंगा, यानी जो व्यवसाय उनके पिता ने किया है वही करूंगा। इसी कारण धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। इसका उत्तर है बच्चों, धनराम को मोहन के इस व्यवहार पर आश्चर्य होता है कि वह ब्राह्मण जाति का होने के बाद भी धनराम की भट्टी पर आया और कनस्तर पर बैठकर धनराम से स्कूली दिनों की बातें करने लगा, क्योंकि ब्राह्मण जाति का कोई भी व्यक्ति शिल्पकार टोले में आकर नहीं बैठता था। आश्चर्य का एक दूसरा कारण यह भी था कि मोहन ने सधे हुए हाथों से लोहे की छड़ पर प्रहार करके उसे गोल आकार दे दिया था। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 4। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। इसका उत्तर है बच्चों, मोहन जब रमेश बाबू के साथ गांव से शहर आया तो उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया। रमेश बाबू एक घरेलू नौकर की तरह मोहन से काम लिया करते थे। इससे उसे पढ़ाई का समय नहीं मिल पाता था। मोहन ऊंचे अफसर बनने के सपने देख रहा था और उसके पिताजी ने भी उसके लिए कई सपने देखे थे, परंतु वह एक बेरोजगार कारीगर बनकर रह गया। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 5। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान का चाबुक कहा है और क्यों। इसका उत्तर है बच्चों, मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम से तेरे का पहाड़ा सुनाने को कहा और जब वह नहीं सुना पाया तो लेखक ने जवान का चाबुक कहा। लेखक ने उसकी बुद्धि पर व्यंग किया है। जवान के चाबुक का अर्थ होता है व्यंग्यवाण छोड़ना। मास्टर जी ने धनराम से कहा कि पढ़ना लिखना तेरे वश की बात नहीं है। मास्टर जी के इस कथन ने धनराम के मन में विद्या के प्रति अरुचि उत्पन्न कर दी। उसने सोचा कि मैं पढ़ लिख कर क्या करूंगा, मुझे तो लोहारी ही करनी है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 6।
प्रश्न नंबर 6 में पहली पंक्ति है, बिरादरी का यही सहारा होता है, ये कथन किसने किससे कहा? इसका उत्तर है बच्चों, मोहन के पिता पंडित वंशीधर ने यह कथन युवक रमेश से कहा। ख नंबर का है, ख नंबर की पंक्ति अगली, किस प्रसंग में कहा? इसका उत्तर है मोहन की पढ़ाई के प्रसंग में कहा। ग नंबर का कथन है इसमें, ग नंबर की पंक्ति, किस आशय से कहा? इसका उत्तर है बच्चों, इस आशय से कहा ताकि रमेश बाबू मोहन को अपने साथ पढ़ाई के लिए लखनऊ ले जाएं। घ नंबर की पंक्ति है, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? इसका उत्तर है बच्चों, नहीं, कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ। 8वीं कक्षा के बाद रमेश की पढ़ाई छुड़वा दी गई और उसे लोहार का काम सिखा दिया गया। अगला प्रश्न है, इसी में प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का दूसरा कथन है ये बच्चों, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य, इसमें क नंबर का है, क नंबर का की पंक्ति है, किसके लिए कहा गया है? इसका उत्तर है यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। और इसी में ख नंबर की पंक्ति है, किस प्रसंग में कहा गया है? इसका उत्तर है बच्चों, मोहन ने धनराम लोहार के यहाँ एक लोहे की छड़ को गोले के आकार में बदल दिया था। इस कार्य को करने के बाद मोहन की आंखों में एक सर्जक की चमक थी। ग नंबर की पंक्ति है, यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? इसका उत्तर है बच्चों, यह पात्र विशेष के इन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है कि उच्च जाति का होने पर भी मोहन में जाति अभिमान बिल्कुल भी नहीं था। उसने निम्न समझे जाने वाले, यानी नीच समझे जाने वाले, जो नीचा कार्य होता है ना, नीचे समझे जाने वाले लोहार के कार्य को भी किया। अगले प्रश्न है बच्चों पाठ के आसपास से। तो पाठ के आसपास से में पहला प्रश्न है, गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है, बताइए। इसका उत्तर है बच्चों, गांव में मोहन के पिता आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे और आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल भी गांव से 4 मील दूर था और बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी भी एक समस्या थी। और जब मोहन को रमेश बाबू के यहाँ शहर में रखा गया तो रमेश बाबू के घर वाले मोहन से घर के बहुत सारे काम करवाते थे, जिससे आगे पढ़ाई का उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? इसका उत्तर है बच्चों, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह के व्यक्तित्व में हमें बहुत से गुण दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ अवगुण भी नजर आते हैं, जिसमें पहला नंबर का है, वे बच्चों की शिक्षा में रुचि लेते हैं। उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि उनके पढ़ाए गए छात्र पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करें। इसका दूसरा बिंदु है बच्चों, त्रिलोक सिंह के मन में ऊंच नीच की भावना भी है। वे धनराम और मोहन में भेद करते हैं, उनके साथ समान व्यवहार नहीं करते। तीसरा बिंदु है, जब बच्चे कार्य करके नहीं लाते तो अध्यापक त्रिलोक सिंह बच्चों पर व्यंग बाणों से प्रहार करते हैं, जो कि एक अध्यापक को तनिक भी शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। अगला बिंदु है चौथा बिंदु, त्रिलोक सिंह अपने कर्तव्य का पालन करने वाले एक अच्छे अध्यापक भी हैं। अंतिम प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 3, गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है, क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत हो सकता है? इसका उत्तर है बच्चों, मोहन ने लोहे की छड़ का गोल छल्ला बनाकर अपनी कारीगरी का परिचय दिया था, परंतु यहाँ लेखक ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अपने परंपरागत पुरोहित के व्यवसाय को छोड़कर मोहन ने लोहारगिरी का व्यवसाय अपना लिया है, जिसका कि उसने तकनीकी प्रशिक्षण भी लिया था। यदि उसके पिता यह देखते तो उसे शाबाशी देते, उसका उत्साह बढ़ाते और कहानी का अंत और भी ज़्यादा सुखद होता। प्रिय विद्यार्थियों, आज का मेरा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज का मेरा ये टॉपिक यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए
और आपके जो भी फ्रेंड्स आपकी तरह आपकी कक्षा में पढ़ते हैं उनके साथ इसे शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।